तो हम लोग शुरू करते हैं, हेडिंग डालिए आप कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए जैसे कि वही मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप बोलते हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मेरी ये है, जैसे कोई पेशेंट नाइट्राम्यूर होता है, कोई लाइकोपोडियम होता है, कोई इग्निशिया होता है, तो आखिर हम कैसे बोल देते हैं? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम ओवरऑल एक मेडिसिन का नाम हम लोग ले लेते हैं। यानी कि कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग फिजिकल कैरेक्टर, है ना? फिजिकल कैरेक्टर, साथ ही साथ मेंटल कैरेक्टर और साथ ही साथ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, रिएक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है? समझिएगा मैं क्या लिखवा रहा हूँ। स्पेलिंग जरा अपने से देख लीजिएगा। देखिए, मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंबाइंड ऑफ बेसिकली टू थिंग्स, फिजिकल कैरेक्टर, इट मीन्स पर्सनालिटी। फिजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? पर्सनालिटी। आवाज क्लियर होगी? पर्सनालिटी, ठीक है? और मेंटल कैरेक्टर का मतलब हो गया आपका बिहेवियर। ठीक है? बिहेवियर। यानी कि किसी भी बंदे की पर्सनालिटी और बिहेवियर दोनों अगर एक साथ देखा जाए तो उस बंदे का कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आएगा। पर्सनालिटी इन द सेंस फिजिकल कैरेक्टर, उसका पहनावा कैसा है, कपड़े कैसे पहनता हो, क्या चीजें उसकी पसंद है। ठीक है? मेंटल कैरेक्टर में हम लोग एंगर, माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें देखते हैं। वो अलग अलग सिचुएशन के खिलाफ, अलग अलग स्टिमुली के खिलाफ वो कैसा रिएक्शन दे रहा है, अलग अलग सिचुएशन के खिलाफ कैसा रिएक्शन दे रहा है, ये सब कंबाइन होकर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं। तभी जब हम केस टेकिंग करते हैं, समझिएगा बात को जरा, धीरे धीरे समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जब हम केस टेकिंग करते हैं तो हम पेशेंट का फिजिकल कैरेक्टर भी पूछते हैं और मेंटल कैरेक्टर भी पूछते हैं। यानी कि फिजिकल सिम्टम भी लेते हैं और मेंटल सिम्टम भी लेते हैं। फिर उनके बेसिस पे हम टोटलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? फिर टोटलिटी के बेसिस पे हमको पता चलता है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मान लीजिए कि एबीसी है। कोई एक मेडिसिन है जिसका नाम एबीसी है। टोटलिटी बनाते हैं, फिर हमें कुछ मेडिसिन निकलती है, तो उसमें से हम लोग एक मेडिसिन को बोल देते हैं भैया, उसके कुछ की पॉइंट को हम लोग कंफर्म करके, भाई तुम्हारी मेडिसिन जो है एबीसी है, क्योंकि तुम्हारी एबीसी के मैक्सिमम पॉइंट मैच हो रहे हैं, उसके की नोट्स मैच हो रहे हैं। तो कब हम पता करते हैं? जब हम लोग उसके फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर को एक साथ देखते हैं। यानी कि एक लाइन में बोलें कि उसके हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एक साथ देखते हैं, तब हम लोग उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालते हैं। तो हर एक बंदा जब बोलता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकाल दीजिए, मुझे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालने के लिए हमें उसके फिजिकल यानी कि पर्सनालिटी और मेंटल कैरेक्टर यानी कि बिहेवियर, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम लोग जो है पेशेंट को देखेंगे। ठीक है? यानी कि अगर हम दूसरे वर्ड में आप थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है? ऐसे लिखे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन, वो दो चीजों से मिलकर तैयार हुई है। समझिएगा, समझिएगा बात को। किसी को अगर डाउट होगा तो रोक के पूछ सकता है, या स्पीड अगर तेज हो रहा है तो भी बोल सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार क्लास ले रहे हैं, हम उसका नहीं बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर रह जाओगे। करोगे शर्म, एम्ब्रा खा लेना, ठीक है? वो शर्म खत्म हो जाएगा कि लोग क्या कहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजों का मिलाप हो रहा है, माइंड, है ना, मेंटल कैरेक्टर और फिजिकल यानी कि बॉडी। यानी कि अपन का कॉन्स्टिट्यूशन जो निकल के आया है वो माइंड और बॉडी का कंबाइन है। यानी कि अगर किसी बंदे को माइंड में दिक्कत हो रही है या माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, दिक्कत ही ना, जितनी भी चीजें हैं,
उसको हम लोग अलग लैंग्वेज में पढ़ते हैं। समझिएगा, मैं डिवाइड कर रहा हूँ अब चीज़ों को। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? वीडियो पॉज़। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम बार-बार यही बोल रहे हैं थोड़ा-सा कि माइंड और बॉडी को मिला के, तब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जो माइंड सिम्पटम है, माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको हम लोग अलग लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जिनको हम लोग एक वर्ड देते हैं टेम्परामेंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? टेम्परामेंट। जो लोग कहते हैं ना, अरे तुम शॉर्ट टेम्पर हो, टेम्पर हिल गया है उसका, यानी मेंटल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग एक अलग टॉपिक से पढ़ते हैं, जिनको हम लोग टेम्परामेंट बोलते हैं। ठीक है? और बॉडी, यानी कि बॉडी में अगर कोई चीजें हो रही है तो उसको हम लोग अलग टॉपिक से पढ़ते हैं, जिसको हम लोग डायथेसिस बोलते हैं। यानी कि डायथेसिस इज द कनेक्ट विथ बॉडी। बात को समझिएगा। और माइंड इज कनेक्ट विथ टेम्परामेंट। यानी कि टेम्परामेंट और डायथेसिस को समझिएगा। अब दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। टेम्परामेंट और डायथेसिस को एक साथ बोल दिया जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बोल देंगे। देखो, बात एक ही है, घुमा फिरा के हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के ही आसपास घूम रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है? तो भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लाइकोपोडियम है। तो क्यों है? क्योंकि मेरा मेंटल सिम्पटम यानी कि माइंड, और बॉडी यानी कि डायथेसिस किससे मैच हो रही है? लाइकोपोडियम से मिल रही है। तो हमारी मेडिसिन क्या हो गई है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बन के निकल गई है। ठीक है? यानी कि माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उनको हम लोग टेम्परामेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे, और बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो लोग डायथेसिस के अंतर्गत पढ़ेंगे। डायथेसिस का बेसिकली मतलब, टेम्परामेंट को छोड़ दीजिए अभी, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, या जब इसकी टॉपिक धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी हम डायथेसिस की थोड़ी-सी बात करें। डायथेसिस का बस बेसिक सा मतलब है कि डायथेसिस मतलब आप इतना सा समझ लीजिए, एक लैंग्वेज में डायथेसिस मतलब डिजीज। डायथेसिस का मतलब हो गया डिजीज। एक टेंडेंसी है, सर्टेन काइंड ऑफ पैथोलॉजी। डायथेसिस का अगर हम डेफिनेशन लिखें, डायथेसिस का, हाँ, डायथेसिस का अगर हम डेफिनेशन लिखें, म्यूट कर लीजिए जिसका भी खुला हुआ है। टेंडेंसी ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ पैथोलॉजी, सर्टेन काइंड ऑफ पैथोलॉजी, है ना? सर्टेन काइंड ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? डिजीज या फिर फिजिकल कंप्लेंस। एक लाइन में बोले, फिजिकल कंप्लेंस। जो पेशेंट अपनी दिक्कत लेके आता है, डॉक्टर साहब पैरों में दर्द है, यानी कि पैरों में दर्द एक क्या है? डायथेसिस है। डॉक्टर साहब मुझे ब्लीडिंग हो रही है, पाइल्स हो गया है। पाइल्स क्या है? एक डायथेसिस है। सेकंड लैंग्वेज में बोले क्या? पाइल्स एक क्या है? डिजीज है। ठीक है? तो उसको हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखे हैं, यानी कि तुम्हें जो है ब्लीडिंग हो रही है, तुम्हारी डायथेसिस ए है। अभी आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है? तुम्हें ये दिक्कत हो रही है, तुम्हारी दिक्कत ये है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बस इतना सा हो गया कि टेम्परामेंट और डायथेसिस को एक साथ अगर हम मिला दें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आ जाएगा। यानी कि डायथेसिस एक तरह से क्या है? डिजीज कंडीशन है, जिसको हम लोग एक टर्म देते हैं। ठीक है? तो टेम्परामेंट अभी हम लोग आगे देखेंगे, फिर इसका फर्दर डिवीजन होता है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा-सा डायथेसिस पे आते हैं। ठीक है? लिखिए, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ डायथेसिस। टाइप्स ऑफ डायथेसिस। कुछ लोग सोच रहे होंगे जो थर्ड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में, कि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स नहीं बताए, हाइड्रोजिनाइड वाला। अभी थोड़ा-सा बता देंगे तो बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, क्योंकि मियाज़म नहीं बताया गया है। अब हाइड्रोजिनाइड बताएँगे तो बोलेंगे ये मियाज़म कवर कर लेगा एक लाइन में। तो उसको अभी हम छोड़ रहे हैं। अभी आ जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, माइंड और बॉडी को कंबाइन करके कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब बॉडी के अंदर डायथेसिस है। डायथेसिस के अंदर क्या-क्या चीज़ें वो देखते हैं। जैसे कि हमने एक लैंग्वेज में बोल दिया क्या, कि एक वर्ड में, कि हमारी भाई डायथेसिस हेमरेजिक डायथेसिस है। हेमरेजिक डायथेसिस, हेमरेजिक डायथेसिस। जैसे आप पढ़ रहे थे मेडिसिन को, एसके दुबे आपने खोला, ऊपर से पढ़ते हुए आया, कॉन्स्टिट्यूशन देखा, नीचे डायथेसिस देखा, डायथेसिस में लिखा हुआ है हेमरेजिक डायथेसिस। और सपोज करिए आप मिलीफोलियम पढ़ रहे थे, सपोज करिए आप हेमामिलिस पढ़ रहे थे, सपोज करिए आप फास्फोरस पढ़ रहे थे।
चलो मैं नॉर्मल मेडिसिन का नाम ले लिया, फास्फोरस पढ़ रहे थे। तो जैसे ही आपने फास्फोरस पढ़ा, मेडिसिन का नाम और नीचे पढ़ा हेमरेजिक डायथिसिस, तुरंत आपको समझ में आ गया कि फास्फोरस का जो डायथिसिस है यानी कि बीमारी वो क्या है, हेमरेजिक कंडीशन में है। यानी कि इसमें जो भी बीमारी होगी उससे ब्लीडिंग ज़रूर होगी। फास्फोरस इज़ द हेमरेजिक, हालाँकि ट्यूबरकुलर भी कनेक्ट करती है जो लोग एक्स्ट्रा पढ़े हुए हैं। लेकिन अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके बता रहा हूँ मैं। हेमाम्लिस है। हेमाम्लिस की डायथिसिस कैसी है? हेमरेजिक है। जितने भी कंडीशन होगी, जो भी चीफ कंप्लेन होगा उसमें ब्लीडिंग ज़रूर होगा। हेमरेजिक डायथिसिस का मतलब क्या हो गया? टेंडेंसी टू, लिखिए इसमें, टेंडेंसी, इसमें CY है ना? C जो है इसमें छिपा हुआ है ना? टेंडेंसी टू अननेचुरल ब्लीडिंग। इस चीज़ का बात का ध्यान दीजिएगा, अननेचुरल होना चाहिए। अननेचुरल ब्लीडिंग। ऐसा नहीं है कि आपका जो है हाथ से चाकू काट लिए और बॉस ने पढ़ाया था क्या कि हेमाम्लिस का हेमरेजिक डायथिसिस है और हेमाम्लिस खा रहे हैं आप। अननेचुरल ब्लीडिंग होनी चाहिए, ठीक है? नॉट फ्रॉम इंजरी। इंजरी की वजह से अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको डायथिसिस के अंतर्गत, वो तो आपने बाहर से इसको इंक्लूड किया ना, नॉट फ्रॉम इंजरी, ठीक है? जैसे कि किसी को नोज से ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, एपिस्टैक्सिस। किसी को मेटोरेजिया हो रहा है, बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। किसी को पाइल्स है, किसी को हेमेप्टाइसिस है, बलगम में खून आ रहा है। ये सब कैसे हैं? हेमरेजिक डायथिसिस की एग्जांपल्स हैं। तो अगर किसी मेडिसिन में तुरंत लिख दिया है कि भैया हमारी डायथिसिस कैसी है? हेमरेजिक है। आप खोलिएगा किताब को, आपको जैसे कि आपके पास एसके दुबे है, आप उसमें जाके हेमाम्लिस को देखिएगा, फास्फोरस को देखिएगा, उसमें लिखा है हेमरेजिक डायथिसिस। यानी कि इसकी जो चीफ कंप्लेन होगी वो किसको कवर कर रही होगी? ब्लीडिंग को। यानी कि हम फास्फोरस उन लोगों को प्रिस्क्राइब करेंगे जिनमें ब्लीडिंग से रिलेटेड चीफ कंप्लेन हो। ठीक है? इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मत बना लेना क्योंकि अभी तुम लोग बच्चे हो। लेकिन हाँ, हेमरेजिक डायथिसिस में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि दूसरा नंबर अगर हम बात करें, ट्यूबरकुलर डायथिसिस, अगेन एक एग्जांपल, ट्यूबरकुलर डायथिसिस, ठीक है? ट्यूबरकुलर डायथिसिस। जैसे ट्यूबरकुलर डायथिसिस का मतलब ये हो गया टेंडेंसी ऑफ टीबी लाइक डिजीज। नाम से ही क्लियर है, टेंडेंसी ऑफ टीबी, टीबी मतलब टेलीविजन नहीं, टीबी लाइक डिजीज, है ना? डिजीज बोलो या कैरेक्टर बोलो, टीबी लाइक कैरेक्टर। जैसे कि टीबी में लोग क्या होते हैं? पतले होते जाते हैं, जैसे थिन, ग्रोथ उनका अच्छा नहीं होता, नॉट ग्रोथ। बार-बार खाँसी आना, कफ, बार-बार बुखार आना, कितनों भी खा रहे हैं मोटे नहीं हो रहे, यानी कि ट्यूबरकुलर डायथिसिस है उनकी, है ना? खा रहे हैं मोटे नहीं हो रहे हैं, यानी कहीं न कहीं उनके पीछे कौन-सी टीबी लाइक सिम्पटम बता रहे हो। भले टीबी, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका मॉन्टेक्स टेस्ट कराओ, भैया तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, अरे तुम्हें टीबी हो गया, जाओ डॉट्स लो, ये सब नहीं करना है ना? ट्यूबरकुलर डायथिसिस का मतलब टेंडेंसी लाइक टीबी, या हो सकता है टीबी ही हो। इसे अगेन एक एग्जांपल देते हैं, फास्फोरस ही। फास्फोरस की दोनों डायथिसिस कवर करती है, हेमरेजिक और ट्यूबरकुलर दोनों। फास्फोरस के पेशेंट का जब बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, तो उनका जो है थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, दुबले-पतले लोग होते हैं और उनको बार-बार खाँसी-जुकाम आता रहता है, फीवर रहता है, ठीक है? तो फास्फोरस एक टीबी की अच्छी दवा मानी जाती है या टीबी लाइक सिम्पटम्स की अच्छी दवा मानी जाती है। फास्फोरस में दोनों डायथिसिस कवर होता है, हेमरेजिक डायथिसिस और ट्यूबरकुलर। अगर आप एसके दुबे होगा तो आप ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? तो अगर किसी मेडिसिन को आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जैसे ट्यूबरकुलिनम पढ़ने जा रहे हो आप, ट्यूबरकुलिनम का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे डायथिसिस लिखा, डायथिसिस के अंदर ट्यूबरकुलर डायथिसिस लिख दिया। यानी कि तुम उस ट्यूबरकुलिनम में जब आगे गाइडिंग सिम्पटम पढ़ोगे तो खाँसी मिलेगी, लीन थीन वो पेशेंट मिलेगा, कितनों भी खाएगा मोटा नहीं होगा, वो मिलेगा, उस ट्यूबरकुलिनम का सिम्पटम होगा। तो ऐसी मेडिसिन जिनका ट्यूबरकुलर लाइक डायथिसिस होगी, उनके ये सिम्पटम मैच होंगे। तीसरी डायथिसिस की अगर हम बात करें, रूमेटिक डायथिसिस, रूमेटिक डायथिसिस। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम लोग पता है कि नहीं? बस मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना? ताकि तुम लोग
ऐसा ना लगे कि जो है मैं टाइप कर रहा हूँ। देखो, रूमेटिक डायथिसिस का मतलब ही नाम हो गया क्या कि टेंडेंसी टू पेन। टेंडेंसी टू पेन। मसल्स में पेन हो रहा है ना? जॉइंट्स में पेन हो रहा है, बोन में पेन हो रहा है ना? ऐसे टेंडेंसी वाले लोग रूमेटिक डायथिसिस के होते हैं, है ना? जैसे गठिया वाले लोग। एक वर्ड में बोलें कैसे? बात बेयार वाले लोग। गठिया। देखा? मुझे हिंदी भी आती है। जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे वो कहते हैं, अरे तुम्हें हिंदी ही तो आती है, अंग्रेजी कहाँ आती है? ठीक है? तो गठिया वाले लोग जो हैं, वो रूमेटिक डायथिसिस के लोग होते हैं। तो अगर किसी मेडिसिन को आप पढ़ते हुए आ रहे हो और शुरू के ही लाइन में कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायथिसिस में हेडिंग पड़ा है कि रूमेटिक डायथिसिस, जैसे मान लीजिए रस्टॉक्स हो गया, जैसे बच्चे वैसे एग्जांपल, ब्राइनिया हो गया, लीडम पाल हो गया, हालांकि लीडम पाल गाउटी डायथिसिस में होता है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। रस्टॉक्स हो गया, ब्राइनिया हो गया, ठीक है? तो रस्टॉक्स जैसे ही आपने पढ़ा, तुरंत आपने देखा क्या कि इसमें रूमेटिक डायथिसिस है। इसका मतलब रस्टॉक्स का सीट ऑफ एक्शन जॉइंट्स पे होगा। क्लियर सी बात, वहीं पे क्लियर हो गया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ लिए तो आधी मेडिसिन तो वहीं खत्म हो जाएगी। रस्टॉक्स आधी वहीं खत्म हो गई कि भाई ये रूमेटिक कंप्लेन पे, यानी कि इसका ज्यादा एक्शन है। ब्राइनिया पढ़ते हुए आया, रूमेटिक डायथिसिस लिखा हुआ है, यानी कि इसका एक्शन जॉइंट्स पे होगा। ठीक है? तो आई होप आप रूमेटिक डायथिसिस के बारे में समझ गए होंगे। आगे बात करें जैसे तीसरी। हाँ बोलो। ठीक है, तो रूमेटिक डायथिसिस के बाद से नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे, वही डाल दो, गाउटी डायथिसिस। गाउटी डायथिसिस, इसको दूसरा नाम बोलते हैं यूरिक एसिड डायथिसिस। यूरिक एसिड डायथिसिस, इसको एक और बहुत शानदार नेम से बुलाया जाता है, कहीं कहीं आप लोगों को लिथेमिक डायथिसिस बोला जाता है। ये तीनों नाम यूज होता है, आपके बुक में यूज हुआ है, तीनों में इकट्ठा कर लिया, गाउटी, यूरिक एसिड और लिथेमिक डायथिसिस। ठीक है? तो आप जब किसी भी, इसका मतलब क्या हो गया पहले ये तो समझ लो। टेंडेंसी ऑफ यूरिक एसिड फॉर्मेशन, रूमेटिज्म एक अलग थिंग्स है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन एक अलग थिंग्स है। ठीक है? तो अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वहां हम लोग रेस्टॉक्स कम प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वो रूमेटिक डायथिसिस को कवर करती है। लेकिन अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, टेंडेंसी ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड फॉर्मेशन, सही से लिख लीजिए, कहां इधर उधर लिख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। रुको सही से लिखते हैं, यूरिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है? ऐसे लोगों में चांस ऑफ स्टोन्स बहुत होते हैं, स्टोन का फॉर्मेशन, यानी कि स्टोन के फॉर्मेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं गाउटी वालों को। तो अगर आप किसी मेडिसिन, जैसे लीडम पाल ही, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे आप लीडम पाल पढ़ते आ रहे थे, वहां लिख दिया कि भाई ये यूरिक एसिड डायथिसिस है, या यूरिक गाउटी डायथिसिस है, या लिथेमिक, तीनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। इसका मतलब लीडम पाल का सीट ऑफ एक्शन है यूरिक एसिड को कम करने के लिए। जैसे आप लाइको पढ़ते हुए आ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग पढ़ा, फिजिकल मेकअप, बॉडी मेकअप, अभी आगे बात करेंगे, तब तक डायथिसिस दिख गया। तो डायथिसिस यानी कि लाइको में लिखा हुआ है कि गाउटी डायथिसिस, इसका मतलब गाउट पे लाइको का एक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, वहीं क्लियर कट हो गया। तो अगर आप डायथिसिस को पकड़ ले रहे हो तो बात, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? तो गाउटी डायथिसिस और रूमेटिक डायथिसिस में बेसिक इतना है कि इसमें गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ा होता है, अरोमेटिक में जैसे ओए हो गया, आरए हो गया, इन सब चीजों से, ज्वाइंट और बोन से रिलेटेड होगा, उन सब चीजों का होता है। ठीक है? तो रूमेटिज्म और गाउट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक का अननोन एटियोलॉजी होता है। ठीक है? पीएम में चले जाएंगे हम। समझ में आ रहा है सबको? एक बार और पूछ लेते हैं। पांचवा डायथिसिस है सैक्रोफुलर डायथिसिस। सैक्रोफुलस डायथिसिस, है ना? सैक्रोफुलर डायथिसिस में इसका मतलब ये होता है टेंडेंसी ऑफ ग्लैंड अफेक्शन।
टेंडेंसी ऑफ ग्लैंड अफेक्शन, है ना। जैसे किसी मेडिसिन में लिख दिया भैया हमारी डायथेसिस सैक्रोफुलस है, यानी कहानी वहीं खत्म हो गई। जैसे कि थायराइड वाली प्रॉब्लम है, थायराइड इज ए ग्लैंड, ब्रेस्ट से रिलेटेड दिक्कत है, ठीक है, लीवर से रिलेटेड दिक्कत है, गोनैड्स से है, टेस्टिस वगैरह इससे रिलेटेड दिक्कत है, ईटीसी ईटीसी लिम्फेटिक चैनल से है, ठीक है। म्यूट किए हैं, म्यूट है, आवाज जा रही ना मेरी। तो अगर किसी बंदे को, है ना, ग्लैंड से रिलेटेड अफेक्शन हो तो उसकी डायथेसिस कैसी होगी, सैक्रोफुलर डायथेसिस होगी। जैसे कि आप आयोडीन पढ़ते हुए जा रहे थे, आयोडम, ठीक है, नीचे पढ़ा आपने डायथेसिस पाया, डायथेसिस में लिखा है सैक्रोफुलस डायथेसिस। इसका मतलब आयोडीन का एपिस में भी है, ठीक है, एपिस में भी है, कल्केरिया में भी है, बहुत सी मेडिसिन में है सैक्रोफुलस में। कल्केरिया पूरा ग्रुप ग्लैंड्स पे अच्छा काम करती है। हम एक, मतलब एक होता है ना कि विख्यात एग्जांपल लो जिससे आसानी से समझ में आ जाए। तो आयोडीन में क्या है कि ग्लैंड के लिए, जैसे आयोडीन इज द वेरी गुड मेडिसिन फॉर थायराइड, ऐसा माना जाता है। तो थायराइड पे एक्शन आयोडीन का बहुत अच्छा है ना। थायराइड का क्या है, हर एक ग्लैंड पे आयोडीन का बहुत ही अच्छा है, जहां ग्लैंडुलर अफेक्शन दिख जाए वो आयोडीन जोड़ दो, या वो कल्केरिया पेशेंट हो तो कल्केरिया आयोड दो, काली पेशेंट हो तो काली आयोड दो। खैर ये सब अलग बात हो गई। तो अगर किसी को टेंडेंसी ऑफ ग्लैंड अफेक्शन है तो उसकी सैक्रोफुलस डायथेसिस होगी। आप कोई भी मेडिसिन पढ़ते जाओगे अगर वहां डायथेसिस सैक्रोफुलस लिखा हुआ, इसका मतलब सीट ऑफ एक्शन इसका कहां पे ज्यादा अच्छा है, ग्लैंड्स पे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी नंबर हो आगे बढ़िएगा। लिम्फेटिक डायथेसिस, अरे एक मिनट, यहाँ मैंने लिम्फेटिक चैनल लिखा था उसको काट दो, कष्ट के लिए खेद है। सैक्रोफुलस डायथेसिस में हमने लिम्फेटिक चैनल गलती से बोल दिया था, उसको काट दीजिए। सैक्रोफुलस में फिर से सोच लीजिए ग्लैंड का अफेक्शन होगा, लिम्फ नोड इज द डिफरेंट, लिम्फेटिक चैनल इज द अलग थिंग्स, ठीक है। डालिए फिर से, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ। सैक्रोफुलस डायथेसिस में ग्लैंड का अफेक्शन देखते हैं। और नेक्स्ट जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है लिम्फेटिक डायथेसिस, लिम्फेटिक डायथेसिस। लिम्फ नोड है तो ठीक है, लिम्फेटिक चैनल में है तो अलग थिंग्स है। इसमें क्या होता है, टेंडेंसी टू लिम्फॉइड ऑर्गन, टेंडेंसी ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, जो लिम्फॉइड ऑर्गन है जैसे कि बोन मैरो, लिम्फॉइड ऑर्गन अफेक्शन। पूरा सेंटेंस जब लिखेंगे तो टेंडेंसी ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन अफेक्शन, जैसे कि बोन मैरो है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल है, ठीक है, स्प्लीन है, ये सब क्या है, लिम्फेटिक डायथिसिस के अंतर्गत आते हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो कोई बताएगा लिम्फेटिक डायथिसिस की कोई मेडिसिन जो उसका एक्शन लिम्फ नोड पे हो, ठीक है। लास्ट डायथिसिस है, जो भी नंबर है डाल दीजिएगा, स्कॉर्बियोटिक, SCORBUTIC डायथिसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, म्यूट कर लीजिए, विटामिन सी की डिफिशियंसी के वजह से अगर किसी को बीमारी हो रही है तो उसको स्कॉर्बियोटिक डायथिसिस के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। जैसे गम ब्लीडिंग होती है किसी को, गम ब्लीडिंग हो सकता है विटामिन सी की कमी हो, ठीक है। डिलेड वाउंड, जो वाउंड है, जो घाव है ठीक से हील नहीं हो रहा है, बहुत लेट हील हो रहा है, ये सब विटामिन सी के वजह से, विटामिन सी के कमी के वजह से होता है। तो अगर किसी पेशेंट को इस तरह से या किसी भी मेडिसिन में स्कॉर्बियोटिक डायथिसिस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गई, उसके अंदर विटामिन सी की कमी है। तो ओवरऑल ये 7-8 तरीके के डायथिसिस होते हैं जो कि आपको घुमा फिरा के इन्हीं डायथिसिस को मेडिसिन के अंतर्गत लिखा होता है। कोई भी मेडिसिन आप उठाओगे उसकी डायथिसिस अगर पॉलीक्रेस्ट है तो लिखी होगी, और एक लाइन में आप समझ जाओगे कि इस मेडिसिन का सीट ऑफ एक्शन मेनली इस जगह पे है। मेनली मैं बोल रहा हूँ ना कि 100% उसी जगह पे है। कॉन्स्टिट्यूशनल में ओवरऑल कवर करेगी, लेकिन हाँ मेनली अगर लाइकोपोडियम का लिख दिया कि लाइकोपोडियम जो है लिथेमिक डाई या यूरिक एसिड डायथिसिस की है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ किडनी स्टोन पे अच्छा काम करेगी, यूरिक एसिड पे ज्यादा अच्छा काम करेगी, यूरिक एसिड वजह से जो भी दिक्कत होगी वहां ज्यादा अच्छा काम करेगी। ऐसा नहीं है कि दूसरे जगह पे नहीं काम करेगी, करेगी, लेकिन इसका जो है डायथिसिस ये है, इस तरह से पढ़ा जाता है। यानी कि जो है हम लोग डायथिसिस का जो यूज करते हैं, यूज ऑफ डायथिसिस काहे लिए करते हैं,
डायथेसिस का यूज करते हैं हेल्प्स टू फाइंड आउट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस कॉन्स्टिट्यूशन का बंदा है ये, विच हेल्प, जो कि आपको मदद करता है, विच हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम। हमारे होम्योपैथी में सिमिलिमम चलता है, ना कि सिमिलर चलता है। तो हमें सिमिलिमम रेमेडी तक, मेडिसिन तक पहुंचने के लिए हमें डायथेसिस की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप किसी भी पेशेंट का एक लाइन में लिख दो कि हाँ ये पेशेंट का नहीं, किसी भी रेमेडी का अगर एक लाइन में लिख दो कि हाँ भाई ये इस मेडिसिन का ये डायथेसिस है, इसका मतलब उसका मेन सीट ऑफ एक्शन उस जगह पे है। ठीक है? तो आप कोई भी, अब आप एसके दुबे आपके पास होगा, आप उसको खोलिए, रैंडमली देखिए कि किस मेडिसिन का क्या डायथेसिस लिखा है। ठीक है? जैसे कि मैं इसको स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो टेम्परामेंट पे होगा। बस